Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and Ayurvedic sciences. आज का हमारा चैप्टर है पंचविध दोषों की विकृतावस्था और उसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वात, पित्त और कफ की प्राकृतावस्था मतलब फिजियोलॉजी एंड देन विकृतावस्था मतलब पैथोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है पंचविध दोष की विकृति अवस्था। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो हमारे पंचविध दोष हैं, जैसे वात के 5 भेद, पित्त के 5 भेद और कफ के 5 भेद। इन सभी की विकृत अवस्था और प्राकृत अवस्था के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि दोषों की जो विकृत अवस्था होती है उससे पहले हमें उनकी प्राकृत अवस्था मतलब उसकी फिजियोलॉजी जानना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम उसकी प्राकृत अवस्था को नहीं जानेंगे तब तक हमें उसकी विकृति के बारे में नहीं पता चलेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम किसी भी डिजीज की पैथोजेनेसिस देखने से पहले उसकी फिजियोलॉजी को देखें, उसकी फिजियोलॉजी का ज्ञान करें। जैसे कि चरक में भी कहा गया है, चरक सूत्र स्थान में नानात्मज रोग प्रकरण से पहले तीनों दोष के प्राकृत कार्यों का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो है हमारे चरक चिकित्सा स्थान में ग्रहणी के प्रारंभ में 13 प्रकार की अग्नियों के प्राकृत कार्यों का उल्लेख किया गया है, अर्थात कि किसी की भी विकृत अवस्था से पहले उसके प्राकृत कार्यों का उल्लेख चरक ने किया है। फिर चक्रपाणी जी कहते हैं प्राकृत ज्ञानधीनवाद विकृति। इसका अर्थ है प्रत्येक विकारों को जानने से पूर्व प्राकृत क्रिया शरीर का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक होता है। अतः दोषों के प्राकृत व वैकृत कर्मों का सूक्ष्म वर्णन किया जा रहा है। जो चक्रपाणी जी भी यही कहना चाहते हैं कि कोई भी विकार हो, कोई भी व्याधि हो, उसके लिए उसकी पैथोजेनेसिस से पहले उसकी फिजियोलॉजी जानना, उसकी प्राकृत कर्मों के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। हम सबसे पहले वायु के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो वायु के 5 भेद होते हैं, प्राण, व्यान, उदान, अपान और समान। अब हम सबसे पहले प्राण वायु के बारे में पढ़ेंगे। प्राण वायु के स्थान होते हैं हृदय, मुख, शिर, जीवा, नासिका, कंठ और उर। इनमें हृदय जो है विशेष स्थान है प्राणवायु का। अब हम देखें तो प्राकृत अवस्था और विकृत अवस्था देखेंगे। प्राणवायु की प्राकृत अवस्था है श्वास कर्म, जैसे निश्वसन और उच्छ्वसन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, आहार क्रम, कर्म, मूर्धा अथवा ऊर्ध्व जत्रुगत इंद्रियों का नियमन, बुद्धि व हृदय का नियमन, उद्गार की प्रवृत्ति, स्टीवन की प्रवृत्ति, देह का धारण करना। और इसी का विपरीत है इसकी विकृत अवस्था, जैसे श्वास के विकार होना, श्वास का सिक्का और आहार संबंधित विकार होना, इंद्रियों का ग्रहण नहीं कर पाना उनके विषय को, और हृदय रोग व मानसिक रोग होना, उद्गार की प्रवृत्ति होना, स्टीवन की अप्रवृत्ति, उद्गार की अप्रवृत्ति, वायु प्राण वायु के कर्म रुकने पर मृत्यु को प्राप्त होना, ये सभी विकृत अवस्था है प्राण वायु की। अब हम आगे देखें तो उदान वायु। उदान वायु का स्थान है नाभि, उर और कंठ। इसमें जो कंठ है वो उदान वायु का विशेष स्थान है। उदान वायु की प्राकृत अवस्था है भाषण आदि वाणी की सम्यक प्रवृत्ति और प्रयत्न करना। ये जो है इसमें जब हम वाणी बोलते हैं, कोई भाषण देते हैं या हम बोलते हैं, उसका एक प्रॉपर उसमें आवाज आना, रुक रुक कर नहीं बोलना, अटक कर नहीं बोलना, ये सभी उदान वायु की प्राकृत अवस्था है। प्रयत्न करना किसी भी चीज के लिए, या ऊर्जा शक्ति देना, बलवर्ण की प्राप्ति और स्मृति देना, ये मुख्य कार्य है इसके। विकृत अवस्था में बोलने में असमर्थता होती है कि हम रुक रुक कर बोलते हैं या कई बार कुछ लोग अटक कर बोलते हैं, तो ये सभी उदान वायु की विकृत अवस्था की वजह से होता है। नासा व कंठ आदि की चेष्टाएं नहीं होना, मतलब नाक से और गले से जो एक्टिविटीज होती हैं इनकी वो नई प्रॉपर नहीं होने की वजह से वाक सम्यक रूप से वाक की प्रवृत्ति नहीं होती। और इसके मुख्य कर्म
ऊर्ध्व चतुर्गत विकार होते हैं इसकी वजह से, ऊर्जा शक्ति का हाश्रय होता है, बल व वर्ण का हाश्रय होता है, स्मृति का हाश्रय होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समान वायु। तो समान वायु के स्थान है स्वेद व स्रोतस, दोष वह स्रोतस, अंबु वह स्रोतस, और इसका जो विशेष स्थान है समान वायु का वो है नाभि। और अब हम देखें तो प्राकृत अवस्था है समान वायु की, वो है अन्न को ग्रहण कर पचाना, कि अन्न को ग्रहण करके जो वायु पचाती है वो है समान वायु। ये जठराग्नि को बल प्रदान करती है और आहार रस व मल मूत्र का विवेचन करती है। विकृत अवस्था में समान वायु को देखा जाए तो समान वायु की विकृत अवस्था क्या होती है, तो भोजन के पचने में विकृति होती है कि इनडाइजेशन हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, खाना अच्छे से पच नहीं पाता। जठराग्नि की तुष्टि हो जाती है, अग्नि मांद्य की वजह से अग्नि मंद हो जाती है, उसके कारण अजीर्ण, गुल्म, अतिसार, ग्रहणी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मल भाग की वृद्धि व रस का क्षय होने लगता है। ये सभी समान वायु की जो है विकृत अवस्था है। और हमारा नेक्स्ट पार्ट है व्यान वायु। तो व्यान वायु सर्व शरीर में उपस्थित होती है। ये आगे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हम पूछे व्यान वायु का स्थान क्या है या सर्व शरीर में उपस्थित होने वाली वायु कौन सी है, तो सर्व शरीर में उपस्थित व्यान वायु रहती है। तो इसकी प्राकृत अवस्था हम पढ़ें तो इसकी प्राकृत अवस्था होगी रस व रक्त का संवहन करना, क्योंकि ये सर पूरे शरीर में होती है इसीलिए रस व रक्त का संवहन करती है। ये हमारे पूरे शरीर में स्वेद का श्रवण करती है, संधियों की गति का ध्यान रखती है, अपक्षेपण व उपक्षेपण करती है। मतलब अपक्षेपण मतलब होता है किसी चीज को गिराना, उपक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना। निमेष और उन्मेष का कार्य करती है, जो हमारी पलकें झपकती हैं या पलक बंद होना, पलक खुलना, उनका कार्य करती है। इसकी विकृत अवस्था में क्या होता है कि जो संवहन होता है रस और रक्त का पूरे शरीर में वो नहीं हो पाता है, उसमें सर्व शरीरगत विकार उत्पन्न हो जाते हैं। स्वेद जो है उसका श्रवण या तो अति मात्रा में होता है या अल्प मात्रा में होता है। संधियों का अधिक गतिशील होना या गतिहीन होना, ये भी विकृत अवस्था है व्यान वायु की। जो संधियां हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज हैं, जो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल कम हो जाती है। मांसपेशियों का प्रसारण, आकुंचन सम्यक रूप से नहीं होना, कि जो रिलैक्सेशन है और कंट्रैक्शन है मसल्स का वो अच्छे से नहीं हो पाना, और पलकों का जो निमेष उन्मेष है उसमें कठिनाई होना, ये सभी व्यान वायु के प्राकृत अवस्था में विकृत अवस्था है। आगे हम लास्ट पॉइंट देखें वायु के भेद का, वात के भेद का, तो वो है अपान वायु। अपान वायु के स्थान होते हैं दोनों वृषण, बस्ती, मेढ्र, नाभि और गुदा और पक्वाशय। जो अपान वायु की प्राकृत अवस्था है वो है पुरीष मूत्र, शुक्र, गर्भ, आर्तव का निष्क्रमण करना। निष्क्रमण करना होता है किसी भी चीज को बाहर निकालना। तो ये प्राकृत अवस्था में पुरीष मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करता है। और विकृत अवस्था में क्या होता है, ये इन सभी को बाहर नहीं निकाल पाता है और गुदावे बस्ती के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस कारण वह पुरीष मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर नहीं निकाल पाता है, उनका निष्कर्षण नहीं कर पाता है। तो ये सभी वात के पांचों भेद की विकृत अवस्था और प्राकृत अवस्था, उनके स्थान हमने अभी पढ़े हैं। अब हम आगे पित्त के 5 भेदों की प्राकृत व विकृत अवस्था और उनके स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो पित्त के 5 भेदों में सबसे पहले आता है पाचक पित्त। जो पाचक पित्त का स्थान है वो है आमाशय व पक्वाशय के मध्य में। आमाशय व पक्वाशय के मध्य में पाचक पित्त का स्थान होता है। इसकी प्राकृत अवस्था है चतुर्विध अन्न का पाचन करना, कि जो 4 प्रकार के हमारे अन्न हैं उनका पाचन करना,
दोष, रस, मूत्र, पुरीष को अलग अलग करना और अन्य स्थानों पर स्थित पित्त को समस्त अग्नियों को बल प्रदान करना। मतलब जो पाचक पित्त होती है वो बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि यही सभी अग्नियों को जो है बल प्रदान करती है। इसकी विकृत अवस्था है अजीर्ण होना, कि जो अन्न है उसका पाचन नहीं हो पाना, उसकी वजह से अजीर्ण की अवस्था आना, इसकी विकृत अवस्था है। रस, मूत्र, पुरीष का असम्यक विवेचन, उनका अलग अलग नहीं हो पाना, अन्य स्थान पर स्थित पित्त को वह अग्नि को अनुग्रहित नहीं करने के कारण अग्निमांद्य जनित विकार जैसे ग्रहिणी दोष, अम्ल पित्त आदि उत्पन्न होना। इसकी विकृत अवस्था में जो है वो सभी अग्नियों को बल नहीं प्रदान कर पाता। इस वजह से पाचक पित्त की विकृत अवस्था में रोग उत्पन्न होते हैं, ग्रहिणी, अम्ल पित्त जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये दूसरा भेद है पित्त का, वो है रंजक पित्त। रंजक पित्त का स्थान है यकृत, प्लीहा और आमाशय। रंजक पित्त की प्राकृत अवस्था है रस का रंजन कर रक्त निर्माण करना, कि रस को प्लाज्मा से कोरिलेट किया गया है और रक्त को ब्लड से, तो जो रस है उसका रंजन कर रक्त का निर्माण करना इसकी प्राकृत अवस्था है। और इसकी विकृत अवस्था में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, कि जो रस का रंजन नहीं होने से पांडु व कामला रोग होते हैं, एनीमिया हो जाता है जैसे ब्लड की कमी से। तो ये हमारे रंजक पित्त का डिस्क्रिप्शन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आलोचक पित्त। हमारा थर्ड जो भेद है पित्त का वो है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का स्थान है नेत्र है और आलोचक पित्त की प्राकृत अवस्था है वस्तुओं के रूप का दर्शन करना। मतलब आलोचक पित्त जो है वो विजन का कार्य करता है, विजन का काम करता है, दर्शन का कार्य करता है। इसकी विकृत अवस्था में क्या होगा कि जो दर्शन है वो नहीं हो पाएंगे या नेत्र रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे तिमिर में क्या होता है, ब्लैक विजन होता है, दिखाई नहीं देता है अच्छे से, या दृष्टि पटल रोग उत्पन्न हो जाएंगे। आगे हम बाकी डिस्क्रिप्शन देखें तो अगला जो भेद है पित्त का वो है साधक पित्त। साधक पित्त का स्थान है हृदय और जो साधक पित्त है वो हृदय रोग व मानस रोग विकार उत्पन्न करता है। इसकी प्राकृत अवस्था होती है बुद्धि, मेधा व अभिमान आदि मनोरथों का संपादन करना। जो बुद्धि है, मेधा है, स्मृति है, अभिमान है, इन सभी का की मनोरथों का संपादन करता है, इनको हर्ष प्रदान करता है। इसकी विकृत अवस्था में क्या होता है, मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे हर्ष, क्रोध, भय का होना, हृदय की विकृतियां होती है। जो हमारा अगला भेद है पित्त का वो है भ्राजक पित्त। ये लास्ट भेद है पित्त का। इसका जो स्थान है वो त्वचा होती है और इसकी प्राकृत अवस्था होती है त्वचा को ऊष्मा देना, वर्ण व छाया का प्रकाशन करना। जो भ्राजक पित्त होता है उसी से त्वचा की जो प्रभा होती है, जो चमक होती है वो दिखाई देती है। और इसकी विकृत अवस्था में क्या होता है कि त्वचा पर ऊष्मा की वृद्धि अथवा क्षय विवर्णता व मलानता होना, त्वक रोग की उत्पत्ति करना, ये इसकी विकृत अवस्था है भ्राजक पित्त की। इसी के साथ हमारे जो हैं 5 भेद पित्त के कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे देखें कफ के 5 भेद। तो कफ के 5 भेद होते हैं तर्पक कफ, बोधक कफ, क्लेदक कफ, अवलंबक कफ और श्लेष्मक कफ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तर्पक कफ से। तर्पक कफ का जो स्थान होता है वो शिर होता है और इसकी प्राकृत अवस्था होती है मस्तिष्क का संतर्पण व स्नेहन करना, चक्षु का तर्पण करना। संतर्पण मतलब यहाँ है कि जो मस्तिष्क है उसके कार्य अच्छे से हो जाएं, उसका जो है सिस्टम जो है वो अच्छे से अपना फंक्शन कर पाए, उसी को संतर्पण कहा है। और उसका स्नेहन करना, ये उसकी प्राकृत अवस्था है। और विकृत अवस्था में मस्तिष्क की जो विकृतियां हैं वो हो जाती हैं। चक्षु में जो जलीय अंश होता है उसमें तुष्टि होने के कारण दृष्टि के रोग उत्पन्न होते हैं।
कि जो नेत्र है उसका तर्पण ढंग से नहीं हो पाता, इस वजह से उसमें जलीय अंश कम हो जाता है और उस दृष्टि के वजह से जो है दृष्टि रोग, विजन की प्रॉब्लम हो जाती है और दृष्टि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये था हमारा तर्पण कफ के बारे में। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के रेडी टू रीड नोट्स हमारे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं और लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।